Sustainability, Sandharaniyata. It means preserving resources for future generations while meeting present needs. जिसका अर्थ है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित करना या संरक्षित करना। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा जो फर्स्ट पॉडकास्ट है वो अर्थ डे स्पेशल पॉडकास्ट है और ये एपिसोड हमें अर्थ डे पे लॉन्च करना था, रिलीज़ करना था, पब्लिश करना था, बट कुछ टेक्निकल समस्याओं की वजह से हमें थोड़ा लेट हुआ। लेकिन अब हम यहाँ हैं। सस्टेनेबिलिटी जैसा शब्द शुरू में मैंने बोला, इस शब्द से हम कई बार रूबरू हुए हैं। Nonetheless, the message we are talking about is timeless and crucial. Specifically, water sustainability. Here in Jodhpur, Rajasthan, where it's of utmost importance. राजस्थान में पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। और आज हम बात करेंगे कि कैसे इस कीमती पानी को बचाने के हमें तरीकों पे काम करना है और जो रिसोर्सेस, इंडिजिनस रिसोर्सेस हमें मिले हैं उसे किस तरह हमें संभाले रखना है। कई रिसोर्सेस ऐसे आज हम देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, जिनको हमने हमारे स्वार्थ के लिए नष्ट कर दिया है। जी हाँ, नष्ट कर दिया है। कई ऐसी नदियाँ हैं, कई ऐसे वाटर रिसोर्सेस हैं जो हम ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जिन्हें हमें बचाए रखने के लिए एक साथ एक मन होकर उन्हें सुरक्षित रखने की ज़रूरत है और एक मन होकर उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे इस पॉडकास्ट में ग्रो संस्थान के डायरेक्टर, और ग्रो संस्थान प्लांटेशंस पे वर्क करती है, वाटर रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी पे वर्क करती है और जोधपुर के आसपास के एरियाज के उन्होंने काफ़ी कार्य करा भी है। अभी स्क्रीन्स पर आपको फ़ोटोज़ और वीडियोस दिख रहे हैं। बिल्कुल, जी हाँ, ये इन्हीं के द्वारा किए हुए कार्य हैं और इनकी सराहना हमें करनी चाहिए। सो वी आर ऑल हियर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एंड फॉर द बेटर फ्यूचर, for our future generations. Let's work together and find ways for a better tomorrow. So without wasting any time, let us delve into the discussion. सर, आज का हमारा सबसे पहला सवाल है कि जो आपकी संस्था है ग्रो संस्थान, द ग्रो संस्थान, हाउ डज इट वर्क एंड इन व्हाट एरियाज आप क्या काम करते हैं? हमारे संस्थान का नाम ग्रो संस्थान और हमने इसको सन 2012 में शुरू किया था। और उस समय ऐसा लगता था हमको कि हम यंग लोग थे, मैं अभी भी यंग हूँ, तो हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ करते हैं जो कि प्रकृति के लिए अच्छा हो। और हम सब लोग लगभग नाकारा थे और सारे लोग घुमकड़ी टाइप थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा इंक्लिनेशन प्रकृति के तरफ ज़्यादा था। जैसे मेरे माताजी मुझे हर साल घुमाने ले जाते थे पहाड़ों में, और तो पानी से लगाव था। जब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर पानी में दिक्कत है, जोधपुर में पानी की कमी हमेशा रही है, आज भी 3 दिन में एक बार पानी आता है, तो फिर मैंने अपने जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं जोधपुर के, उन पर काम करना शुरू किया। जैसे बावड़ियाँ हैं, जालरा है ना, ये हमारे लोकल हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैं गुलाब सागर है, जब मैं उस तरफ गया, उनको देखा, तो मैंने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो कि वेस्ट हो रहा है और इसकी हमको कभी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम पूरी तरह से या तो बारिश पर डिपेंड है
या हम कैनाल पर डिपेंड हैं। कैनाल में मान लो कभी दिक्कत आती है, मान लो अर्थक्वेक आया और टूट गई, मान लो वो दोरों का एरिया है, सारा बहुत लंबा एरिया, और मान लो कुछ हुआ और वो सब पट गई, ठीक है ना, इट गेट कवर्ड, तो पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी और हमारे पास उस समय पानी नहीं होगा। इवन आप इमेजिन करो पंजाब पानी देना बंद कर दे, क्योंकि पहले भी कावेरी वाटर इश्यू हुआ है ना, तमिलनाडु और कर्नाटक और उनमें हुआ है, तो उन्होंने पानी के कई बार इश्यूज हुए हैं। किसी भी तरह से पानी एक ऐसी चीज है जिसको कि अगर थोड़े दिन भी रोक दिया जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। इस केस में मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, कुछ होता है और पानी बंद हो गया, तो हमको वापस उन्हीं स्ट्रक्चर्स पर रिसॉर्ट करना पड़ेगा, वहीं पे जाना पड़ेगा, वही बावड़ियाँ, वही कुएं, उनको काम में लेना पड़ेगा। लेकिन वो सारे हमने ओवर द टाइम पल्यूट कर दिए, उनमें कचरा डालते हैं, ये वो आपने शायद देखे होंगे, मुझे मालूम नहीं। सबसे लाइव एग्जांपल तो शायद यहाँ सबसे पास में नदी जो पहले वहाँ जोजरी नदी, ठीक है ना, वो अब नाला है एक तरह का, नाला है ना, वो तो नदी है जो कि बहती है, उसको नाला बना दिया है। तो आप इमेजिन करो जो स्टेगनेंट वाटर है उसका हाल क्या होगा, ठीक है ना। तो फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया, उनकी सफाई। बेसिकली कंसेप्ट ये था कि उस पानी को रिवाइटलाइज करना है, पुनर्जीवित करना है, जो कि पीने लायक हो जाए। तो उसके लिए हमको बहुत काम करना था, उस स्ट्रक्चर को साफ करना, कैचमेंट को साफ करना बहुत बड़ा काम है। हमने कोशिश की, लोग जुड़े, और काफी लंबे समय तक, मेरे ख्याल से 10 साल हो गए। ये कोई छोटा काम नहीं है, आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बावड़ी में जाएंगे तो करीब 150-200 स्टेप्स होते हैं। पानी को लोअर डाउन करना है, फिर वहां से आपको पानी को खींच के लाना है, बाल्टियों में या किसी में भी कीचड़ भर के लाना है, उसको बाहर उड़ेलना है, फिर उसको बाहर डालना है वहां से, क्योंकि वो बेसिकली सिटी के अंदर है, तो वहां से उस कचरे को, कीचड़ को आपको डंप करना है कहीं पर। तो वो एक लंबा काम है, वहां से उसको ट्रैक्टर्स में भरना है, फिर वहां से आगे उसको डिस्पोज ऑफ करना है, वो भी सही जगह होना चाहिए। इस तरह से फिर हमने उस काम को शुरू किया। साथ ही साथ हमने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, हाँ, उन सब की यूटिलिटी क्रिएट करनी थी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स वापस खराब हो जाएंगे अगर हम उसको काम में नहीं लेंगे, तो वो खराब हो जाएंगे। जब कोई चीज काम नहीं आती है, कोई जगह काम नहीं आती है, तो लोग उस पर कचरा फेंकेंगे या वहां पर वो कुछ भी करते हैं। तो कंसेप्ट ये था कि उसकी यूटिलिटी क्रिएट करनी है। लाइट एंड साउंड तो हाँ, तो वहां पर कुछ म्यूजिक शोज, लाइट एंड साउंड और ये सब प्रमोशनल बहुत कुछ हुआ वहां पे, कई जगहों पर बहुत कुछ हुआ। अभी भी लोग विदेशी घूमने आते हैं, देखते हैं। हमारे अगले कुछ सवालों में वो सवाल भी है कि जो काम आप करते हो बहुत अच्छा काम करते हैं, और वो मैंने उसमें देखा है कि वो रिफ्लेक्ट होता है यानी सोसाइटी में। अभी भी हमारी तरफ से मतलब एज अ सोशल रिफॉर्म हम एक ह्यूमन, हाँ, नहीं, वो होना चाहिए। ऐसा है ना कि मैं कुछ करता हूं, उसका अगर आपको कोई फायदा नहीं मिलता है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ खुद के लिए कर रहा हूं, वो मेरा स्वार्थ है। सबको उसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन बेसिकली अभी भी मेरा कंसेप्ट ये है कि वो पानी साफ होना चाहिए। बाद में उसमें सिर्फ फोटोबाजी हुई और वीडियोस बने और फिल्म्स बनी, और उसका कोई बेसिकली अच्छा वो रिजल्ट नहीं रहा। लेकिन अभी भी मैं ये चाहता हूं कि वो पानी साफ होना चाहिए। What is the motivation for the members and volunteers of GROW
Can you share a real life example? तो दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि आपकी दूरदृष्टि क्या है, कि आप उसको कैसे देखते हो, एक इंटेलेक्चुअल लेवल। एक होता है कि आपको एक वाटर का एक तरह का उसमें क्या प्रेम है, लव है। आप जैसे नदी में नहाना पसंद करते हो या पूल में नहाना पसंद करते हो, इस तरीके से जब आप वहाँ पे काम करते हो तो बेसिकली आप क्या है उससे जुड़ते हो एक अलग लेवल पे। आपको महसूस होता है, वो दिखाई नहीं देगा। तो वो क्या आपको अंदर से कोई भी बिना रीजन के आपको आनंद आता है। और आपको हार्डवर्क में हम वैसे भी प्रोफेशनल, हम स्पोर्ट्स पर्सन है तो हमें मजा आता है वो काम करने में। हम वहाँ पे हार्डवर्क बहुत ज्यादा है। आपको वो लेके आना है वो कचरा, फिर ऊपर ले जाके वहां रखना है। हम दोनों ने लगभग काफी 6-7 घंटे हमने उस पर काम किया है रोज, हर हफ्ते में, वीकेंड में। तो इस तरीके से क्या एक वो हार्डवर्क करने का हमारा हमेशा वो रहता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब है ना किलिंग इंस्टेंट और इस टाइप का हमारा थोड़ा वो रहता है। तो हम इस तरीके से ऐसे काम हमें बहुत पसंद है। तो हम अपने इंटरेस्ट है हमें। इट्स चैलेंजिंग इन फैक्ट। एक चैलेंज भी है इतना साफ करना है 6 घंटे में, 7 घंटे, 6-7 घंटे हम काम करते थे। और जो अचीवमेंट है उससे ड्राइव मिलता है और उससे बहुत ज्यादा लगाव भी है उस जगह से, क्योंकि वो बहुत मेडिटेटिव जगह है, शांत है, ठंडा है। अब वहां जाओगे तो टेम्परेचर लगभग 10 से 15 डिग्री डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो डाउन में है और प्लस क्लोज्ड है, पानी है, फिश है। आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल अलग दुनिया है वो। एक अलग इकोलॉजी में आप रहे। एक एक्वेरियम आप लगाते हो छोटा सा, उसमें आपको अच्छा लगता है, तो बहुत बड़ा एक उसकी भी सफाई करने में हाँ काफी मशक्कत होती। तो फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा सा एक तरीके से जैसा हमारा है कि समझना है तो किस टाइप की फिश वहां रहती है, इकोलॉजी कैसी है, एल्गी क्या है, उसमें कैल्सिनेशन हो रखा है उस पूरे वॉल्स में, किस टाइप की फिश वहां रहती है, कैसे सर्वाइव कर रही है, किस टेम्परेचर में, उनको कैसे बचाना है। साफ कर रहे हैं तो उनको भी बचाना है, क्योंकि वी थ्रो आउट द वाटर, उसके बाद में हम मख निकालते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सारा पानी निकाल देंगे तो मछली कहाँ रहेगी। पानी के लेवल को सेट, पानी तो बहुत सारा है, तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। अब साइंस की भी हेल्प लेनी है उधर, कैसे हम उसको है ना रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और कुछ अलग ऐड कर सकते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए। तो पूरा वो एक प्रोसीजर है, हम उसको यूज लेते हैं अलग अलग लेवल पे। तो ये हमारा हेल्प बड़ा इंटरेस्टिंग काम है हमारे। आफ्टर क्लीनिंग मतलब लोगों के रिएक्शंस कैसे रहते हैं? उनको खाली वो तो उनका दृष्टि क्या है, उनको खाली यूज लेना है उस जगह को। ओके। हर किसी का ऐसा मोटिव नहीं होता है कि उसको दूर दृष्टि देखे कि यार मुझे इसको किस तरीके से, भाई हमने तो देखा कि ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स है, बाद में ये फ्यूचर में काम आएगा किसी के, वो इस तरीके से नहीं। वो उनके लिए एक स्विमिंग पूल है, वो उधर स्विमिंग करेंगे, बस इतना ही है। कई लोगों के लिए प्रोटेस्ट है कि तुम हमारे इधर मत आओ, कई चीजें हैं। सोशल लेवल पे वो विरोध भी हुआ है, विरोध भी है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं चाहता है कि वो ऐसा हो। डिफरेंट हर्डल्स है हमारे लिए। कोई ऐसा उस एरिया के लोगों को भी तकलीफ होती है कई बार कि आपने कीचड़ हमारे यहाँ फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, ये 3 दिन यहाँ पड़ा रहेगा, आप इमीडिएटली इसको हटाओ, मच्छर हो रहे हैं यहाँ पे। जबकि काम तो उस समय भी पेंडिंग और बड़ा काम है। बड़ा काम है तो हम ऐसा एक साथ नहीं कर सकते ना कि 7-8 घंटे आप नीचे से ऊपर बाल्टियां ला रहे हो भर भर के और कीचड़ से भरी हुई, और उसी दिन आपने जिसको बाहर फेंका है उसको आप वापस ट्रक में लोड करके और सही जगह पे पहुंचा दो, इतना भी पॉसिबल नहीं। बेसिकली वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो कोई हमारे लिए हमारा काम नहीं है। बहुत लोग जुड़े भी, जोधपुर फोर्ट से, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट से कई लोग जुड़े, स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स जुड़े, विदेशों से भी लोग आए। एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम हमने किए, और लेबर उसमें क्या हार्डवर्क बहुत ज्यादा। बड़ी कॉलेजेस भी जुड़ी, जो जैसे वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी है, और वो सारे लोग भी हमसे जुड़े, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया और उन्होंने एफर्ट्स भी लगाए। बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम भी किया साथ में जुड़ के। ऐसा नहीं है कि सबने उसको, ज्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने विरोध किया, उनके अपने वो स्वार्थ है, जैसे भी वो है तो वो होता है। मतलब वो हार्डवर्क बहुत है।
क्योंकि वो गीला कचरा है, गीला कचरे को उठाने में पानी का भी वेट होता है और उसका मग का भी वेट होता है, दोनों तो हार्डवर्क बहुत है। और ग्राउंड रियलिटी पे हमने काम किया पूरा, रिकॉग्निशन उसका नहीं है मगर हमने पूरा ग्राउंड रियलिटी पे, मतलब किसी को पता नहीं है कई जनों, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे है और वो वहां पे दरवाजा है, किसी को पता भी नहीं है कि इधर बावड़ी। हमने ट्रेस भी की लोकेशन, अपन ने वो ट्रेस करी थी अलग अलग लोकेशन जोधपुर की, जब वाटर स्ट्रक्चर है सारे। ओके, इंटरकनेक्टेड कैनाल सिस्टम जैसा है। बिल्कुल 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 नीचे से जुड़े हुए हैं, पूरा एक बहुत बड़ी वाटर लाइफ है पूरे नीचे, जोधपुर के नीचे एक पूरा वाटर वर्ल्ड है जोधपुर में, बहुत बड़ा एक हिस्सा है जिसको कि जोधपुर के लोग नहीं जानते। अगर पानी का लेवल ज्यादा, बारिश ज्यादा हो जाए और पानी का लेवल बढ़ जाए, अगर वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो तो एक तरह का बाढ़ भी आ सकती है। इतना पानी है जोधपुर के नीचे। क्योंकि बेसिकली शुरुआत में तो हमारे पास यही स्ट्रक्चर थे जिसको हम यूज लेते थे, पानी तो बाहर से आता नहीं था, कैनाल तो थी नहीं, लेकिन जब कैनाल आई तो बरसात का पानी भी यहाँ इकट्ठा होता है और कैनाल से जो हम पानी यूज ले रहे हैं वो भी यूज होता है, और वो जो यूज जो अंदर पड़ा था वो पड़ा ही है। स्टैग्नेंट वाटर। हाँ, तो अब वो पानी ज्यादा हो गया, इसलिए आपने देखा होगा लो लेवल एरियाज जो है यहाँ पर आजकल अंडरग्राउंड पानी भरता है। आप बाहर की तरफ देखेंगे अंडरग्राउंड तो खुदाना भी अंडरग्राउंड खुदाना रिस्की हो गया, क्योंकि वो सब सीप इन होके नीचे लो लेवल एरियाज में जा रहा है पानी। लेकिन एक दिक्कत है, अगर ऊपर सफाई नहीं है तो नीचे सब वो पोल्यूटेड पानी जा रहा है, वो एक बड़ी दिक्कत है। जैसे गुलाब सागर है तो गुलाब सागर की सफाई बहुत समय से नहीं हुई, और वहां पर जैसे केमिकली अनट्रीटेड पानी आता है, उधर से सीवेज सीवेज का पानी भी आता है उसमें। और पिछले 3-4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करते हैं, तो उनको भी, वो भी मुझे लगता नहीं इतना एफर्ट लगाते हैं, ठीक है ना। वो चाहते तो कुछ कर सकते थे। तो अब वो पानी भी सीप इन होके दूसरी बावड़ियों में जाता है, नीचे जैसे पास में डाल रहे हैं बावड़ियां, उनमें जाता है, फिर वहां से वो ग्राउंड वाटर सीप इन होके दूसरी जगह जाता है, तो वो गंदा पानी फैल रहा है। तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी हम काम में लेते ही हैं बेसिकली। तो क्या आपने कभी मतलब इससे रिलेटेड, जैसे अंडरग्राउंड आपको वाटर आपने बताया स्ट्रक्चर, तो इससे रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन या किसी तरह का नॉलेजेबल आपने हमने अपने लेवल पे हमने सर्च किया, सब कुछ हमने अपने लेवल पे किया। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि हमने कहीं प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट्स को या जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उनको एक जागरूकता के रूप में पता पड़े कि आपको ये चीज संभालनी है, आपकी धरोहर है। नहीं, इसी तरह से जैसे हम आज बात कर रहे हैं, मैंने बहुत बार बात की है, ओके, बहुत बार बताया भी है साहब। दिल्ली पब्लिक स्कूल सेंटेंस काफी लोग, ओके, बाहर से भी, मतलब दिल्ली विल्ली मुंबई से भी काफी बच्चे आते रहते थे। क्योंकि जोधपुर के लोगों, मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, वो आज हाँ, हमें है। पता पड़ रहा है कि आई डोंट थिंक सो इनको भी कुछ आइडिया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी झालरा देखा होगा, नहीं देखा। वही, जाओ आप कभी देखो, हमने अच्छी उसका जगह। पीएच वीएच सब चेक किया, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना, पूरा मतलब साइंटिफिक लेवल पर भी पूरा काम किया, किसका कितना क्या लाइफ है, डिफरेंट टाइप के लाइफ है अलग अलग जगह, इस टाइप से काम। उसका पानी का टीडीएस कितना है, हमको किस लेवल तक उसको लेके आना है, कब ये पानी ड्रिंकेबल हो जाएगा, किस तरह से होगा, कितना एफर्ट है इसमें। Sir, my next question is, what message do you want to convey to the common man of Jodhpur to make it more sustainable and greener? First thing is, what is sustainable for you? Okay, I ask three of you. What is sustainable? How you define sustainable? Resource that we use in future also, that helpful in future, so that हम उस रिसोर्स को अगर बचाते हैं
from future with her. उसका मतलब ये हुआ कि what you sustain remains sustainable. आपने जिसको यूज लिया है वो यूज ना हो और बढ़ जाए, यही होगा। मैंने अगर पानी काम में लिया और आपके लिए नहीं छोड़ा तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं है। मैं अगर आज दुनिया का सारा पानी काम में ले लूं तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है। मैं सारी जमीन काम में ले लूं तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है। लेकिन पानी तो मुझे पीना पड़ेगा। मैं इस कारण से पानी नहीं छोड़ सकता हूं कि आप क्या पियोगे, है कि नहीं? पानी तो मुझे पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी भी तरीके से आपके लिए पानी छोड़ना पड़ेगा या नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, जनरेट करना पड़ेगा कुछ। तो कोई भी चीज जैसे मैं यूज ले रहा हूं तो उसका एक रिप्लेसमेंट रेट होता है। आपने एक पेड़ को काटा, आपने फर्नीचर बनाया, ठीक है, तो वो पेड़ खत्म हो गया। लेकिन आप अपने बच्चे के लिए एक की जगह 5 पेड़ लगा के जाओगे तो वो सस्टेनेबिलिटी है। उसके पास में भी एक पेड़ है जिससे कि वो फर्नीचर बनाएगा और 4 पेड़ है जिससे वो ऑक्सीजन लेगा। सो दैट इज सस्टेनेबिलिटी। तो अब चीज ये है कि मैं ये सोचता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो आपके लिए अवेलेबल हो। तो जैसे मैं सोचता हूं कि मैं पानी को साफ रखूं, मैं खूब सारे पेड़ लगाऊं, मैं खूब सारे फ्रूट्स लगाऊं, तो हो सकता है मैं आज से 50 साल और जीवित रहूंगा, लेकिन आपको तो मिलेगा खाने को। तो मेरा विजन ये है कि मैं चला जाऊंगा लेकिन आप 5 आदमियों को कुछ खाने के लिए छोड़ के जाऊंगा। मैंने भी आम खाया लेकिन आपको भी आम मिलना चाहिए। वो सस्टेनेबिलिटी है। तो विजन यही है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया हो कि हमने पानी साफ किया है, हम पानी कंज्यूम करते हैं, तो ये पानी जो है वो मेरी फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल है। अगर हम कल चले भी जाएंगे तो कम से कम गाली नहीं देंगे कि यार सब यूज लेके चले गए और जितना था उसको पल्यूट करके चले गए। अब हमारे पास मूर्ख लोग थे, कुछ छोड़ा ही नहीं, है कि नहीं? जैसे हम फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि हम सस्टेनेबल हो सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो करना आसान नहीं है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसके अंदर हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगा लिया है खुद के ऊपर कि हमको इस कंडीशंस में रहना है। हम उससे दीगर कुछ नहीं सोच रहे। जैसे आप अभी छोटे हो, आप क्या सोचते हो कि आप अगले 30 साल में क्या करोगे? आपके सारे जवाब कंडीशनड होंगे, जो आपके टीचर्स ने सिखाया है, जो आपके पेरेंट्स ने सिखाया है, लेकिन उसमें आपका कुछ नहीं होगा। अब इस सोच के अंदर आपको खुद को डालना पड़ेगा। यू हैव टू फिट योरसेल्फ। अब इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी आती है। आप ये कहते हो कि नहीं, मैं पानी के लिए काम करूंगा, मैं प्रकृति के लिए काम करूंगा, मैं एनवायरनमेंट के लिए काम करूंगा, मैं दुनिया के लिए काम करूंगा, मैं त्याग करूंगा, वो सब। लेकिन वो सब आपके स्कूल कॉलेज में घर में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो आपको कहेंगे कि आप पढ़ाई करो, आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो और
आप अपना कंट्रीब्यूशन बाद में धन से दे देना, ठीक है ना। किसी को जरूरत होगी तो उसको 20,000 रुपया दे देना, वो तुम्हारे लिए काम करेगा। लेकिन आप कब करोगे? 30 साल बाद, जब आपके पास धन आएगा। अब बुआ जी के मुंह से होती तो काका जी कहलाते। अब वो है नहीं, हुआ नहीं, कोई जरूरी है नहीं, हो ही जाएगा। लेकिन जो काम अभी आप कर सकते हो फिजिकली, ठीक है ना। मैं अगर आपको कहूंगा पेड़ लगाना है तो 2 फीट बाई 3 फीट का आपको खड्डा खोदना पड़ेगा। लेकिन जब मैं अगर आप 60 साल के हो जाओगे और मैं कहूंगा आप खोद दो, तो आप कहोगे ये लो 20,000 रुपये खोद देगा वो आदमी। लेकिन तब देर हो जाएगी। इसलिए जब आप यंग हो, उस अवस्था की एक वैल्यू है, इस समय की एक वैल्यू है। अभी आप 15 साल के हो तो 15 साल की उम्र में जो काम अच्छा कर सकते हो उसको अच्छा करो, उसको इसी समय आप अच्छा कर सकते हो, उसको बाद में उसको नहीं कर सकते आप। तो अभी से शुरू करेंगे तो वो बड़ा होगा। तो जहां पर ये प्रश्न है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, पहली चीज ये है कि हमारी सोच में सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, एक विचार में सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि वी कैन चेंज। मैं आज शुरू करूंगा तो 20 साल में पता नहीं क्या कर दूंगा, ये एक विचार होना चाहिए। विचार ये नहीं होना चाहिए कि मैं 20 साल बाद करूंगा तो मैं कर लूंगा, मैं ज्यादा एबल होऊंगा, कोई जरूरी नहीं है। अभी आप कर सकते हो, शुरुआत करें। तो आप जो कह रहे थे कि ये सोसाइटी में कैसे रिफ्लेक्ट होता है या वो किस तरह से देखते हैं और उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो मैं एज ए स्टूडेंट आपको बताता हूं। आप आज से शुरू करें, एक पौधा लगाएं, धनिया ही लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पानी बचाने की कोई मुहिम करें, प्लास्टिक हटाने का। आप खुद देखो, आप खुद कितने सस्टेनेबल हो। मैंने 20 साल में एक कपड़ा नहीं खरीदा, मैं वैसा ही हूं शरीर से। आप इससे पूछ लो, मैंने 20 साल में कोई कपड़ा नहीं खरीदा, ऐसा ही है। ये सब कपड़े मेरे पुराने हैं क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। हम बिला वजह मॉल जाते हैं और खरीद के लाते हैं सामान, क्योंकि हम दिन भर आंख से देखते हैं, उनमें एक अट्रैक्शन है, उसके कारण हम सब लोग ढूंढते हैं सारी चीजें। वांट वर्सेस नीड। हाँ, तो बहुत सारी चीजों की हमको जरूरत नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू लर्न, हाउ टू रिजेक्ट, नॉट टू सिलेक्ट। सिलेक्शन के लिए पूरी दुनिया है, आपको एक से एक सुंदर चीजें दुनिया में दिखेगी। आर्ट है रिजेक्शन, आप कैसे रिजेक्ट करते हो। और जब रिजेक्ट करना सीख जाओगे तो आप सस्टेनेबिलिटी सीख जाओगे। मुझे जरूरत नहीं है, लाइफ रिमेन सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा होगा तो संभालना भारी पड़ेगा, मैनेज करना भारी पड़ता है। कम को आप मोल्ड कर सकते हो, पैबंद लगा के काम चला सकते हो। आप सीख जाते हो कि किस सिचुएशन में किस चीज को कैसे काम में लेना है। एक कपड़े को हम कई तरीके से काम में ले सकते हैं। हम नई चीज लाएंगे तो उसमें फिर नयापन होगा, लेकिन और कुछ नहीं होगा उसमें कोई आर्ट नहीं होगी। पुराने लोग देखो आप कितना हर चीज को काम में लेते थे, कपड़े को पोछे तक, पोछे से पता नहीं क्या क्या बना है कि नहीं। रीयूजिंग भी एक पार्ट आ गया, रीयूज करना है, रिसाइकल करना है, वो सब है। लेकिन करना कब है? आज से। देयर इज नो टुमारो। लॉजिकली सिर्फ क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं, हाँ। ये बच्चे पढ़ लेते हैं, ट्रिपल आर। हाँ, देयर इज नो टुमारो, आज अभी। मना तो हमेशा अवेलेबल है। When you don't do anything,
नो इज देयर। जब किया ही नहीं तो हुआ क्या? जब करोगे तो कुछ तो होगा, कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। नहीं करेंगे, फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो वो भी कुछ यूजफुल नहीं है। तो आज से शुरू करो। एसी चल रहा है, जरूरत नहीं है, बंद करो। हाँ बिल्कुल, आप मानोगे नहीं, मैं पंखा नहीं चलाता हूं। मैं पंखा नहीं चलाता, मैंने मेरी बॉडी को वैसे ही यूज टू कर लिया, हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप आदत डाल लोगे, हो जाएगा। हम कितना ऐड करते हैं, आप सोचो। आप एक कार चलाते हो तो कितना CO2 ऐड करते हो, आप सोचो। आप गाड़ी चलाते हो, कितना CO2 ऐड करते हो, कितना मीथेन ऐड करते हो। आप एसी चलाते हो, कितना डिप्लीशन होता है, वो सोचो। फिर आप ये सोचो कि आपके हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट क्या है। आपकी हेल्थ लगातार डिटीरियोरेट होती जाती है। आप जितनी सुविधा उपयोग में लोगे उतनी ही खराब होता जाएगा। शरीर आराम के लिए बना ही नहीं है। जीभ थकती है कभी? आपने कभी बोला मेरी जीभ बीमार है? क्योंकि जीभ दिन भर बोलती रहती है, उसको पता ही नहीं है क्या होता है। हमारा शरीर यूज करने के लिए बना है, लेकिन हम आराम ढूंढते हैं। दुनिया में झगड़ा ही विश्राम का है। पैसे कमाओगे, क्या करेंगे? आराम करेंगे। तो अभी आराम ही कर रहे हो ना, क्या है? एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मेरा एक पर्सनल सवाल रहेगा। हाँ। कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, हाँ, काम से हटके कितना मुश्किल होता है इस काम को अंजाम देना? कुछ मुश्किल नहीं होता है। लाइक ये इंटरेस्ट है। एक है, हम जैसे मैं स्टूडेंट था, अभी मैं जॉब में हूँ। मैं स्टूडेंट था जब मैं छोटा से इनके साथ नहीं हूँ, तो तब से हम वो काम कर रहे हैं। एक जैसे मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हूँ, तो मैं तब से वो काम कर रहा हूँ साथ में। ओके, एक तरह का वो एक एड ऑन हो जाता है। हार्डवर्क, आपकी फिटनेस इंप्रूव हो रही है, कई चीजें हैं, आप कई चीजों से जुड़ रहे हो। आपकी फिटनेस इंप्रूव हो रही है, आपको नॉलेज हो रही है प्लांट्स की, इकोलॉजी की, साइंस बढ़ रहा है। तो बेसिकली एक तरह की वो एजुकेशन ही है। उसको हम बंद कमरे में पढ़ रहे हैं या बाहर पढ़ रहे हैं, दोनों इससे ज्यादा वहां सीखने को मिलता है। राइट। क्योंकि आप साथ में आपके एक्सपीरियंस हो रहा है, आप खुद हाथों से कर रहे हो, और वो बहुत ज्यादा क्या आपको जोड़ता है। पानी, हवा, बहुत सारी चीजें अलग अलग लेवल पे वो आपको जोड़ रही है। तो आपकी एक क्लींजिंग होती है, आपकी बॉडी की क्लींजिंग होती है, आपका माइंड फ्रेश होता है, कई चीजें आप थोड़ा सा शांत होते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो कई बार मैं भी क्रिकेट खेलता, तो वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि जब हम लोग अपना कार्य छोड़कर वो मतलब एक ऐसा काम में सहयोग देने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है कि यार काम का भी प्रेशर है, ये भी डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है। बेसिकली पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है जीवन में। आप किसी काम को सेलेक्ट कैसे करते हैं, प्रायोरिटी के साथ। जैसे मैंने मान लो, हमने नेचुरल रहना और इस तरीके का थोड़ा ट्राई किया, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इस तरीके का। ऐसे तो प्रोफेशनल मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मगर प्रायोरिटी था कि यार उससे अच्छा लगता है कि थोड़ा ये काम कर लिया, एक रिलैक्स हो जाए। एक सिंपल वे ऑफ लिविंग ज्यादा उस पर डिपेंड करता है कि आपको, नहीं तो हम जैसे ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा ये करना है, वो करना है, तो फिर आप ये काम नहीं करते, क्योंकि आपका ब्रेन में आप जी रहे हो, आप इधर तो हो ही नहीं। इसलिए तो वो क्या है, बहुत मैटर करता है आपका क्या विचार है जीवन के प्रति, वो डिपेंड करता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर आज, प्रिया पूछेगी लास्ट क्वेश्चन। Can you share some experience where your work has spread smiles, and do those smiles give you a kick of motivation? इतनी सारी बातचीत में आपने ऐसा कुछ देखा? आप क्या सोचते हो? ऐसा कुछ आपको लगा कुछ मोटिवेशन? मतलब हमने जो बात करी, हमने जो उस तरीके से उस काम को जिस तरीके से किया, तो एक डिफरेंट अप्रोच है काम में। जब हम वो करें, अभी जब बात में इतना अच्छा लग रहा है, जब हम वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली करेंगे तो वो कितना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि आप उसमें रिसर्च भी कर रहे हो, साइंस का भी यूज ले रहे हो,
आप उसको अलग लेवल पे सोच रहे हो, आप उसको है ना क्या बोलते हैं फिजिकल भी कर रहे हो, मेंटल भी कर रहे हो, सब चीजें ऐड ऑन हो रही है। आप सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हो, आपको पब्लिक डीलिंग आती है, आपको मैनेजमेंट आ रहा है कि भाई आपको कैसे गवर्नमेंट के साथ कैसे मैनेज करना है चीजों को। तो कई चीजें उसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। आप मतलब सीख जाते हो, आपको पढ़ाई बुक्स में नहीं, उसी में ही सीख जाओगे आप काफी। प्लस इंटरेस्ट होगा तो आप जिसमें इंटरेस्ट होता है या जिससे आपको प्रेम होता है उस चीज को आप बहुत ज्यादा सीखना चाहते हो कि करोगे। अगर पढ़ाई से आपको प्रेम नहीं है तो आप कभी भी उसको बोझ ही बनाओगे, मगर आपको जब उससे प्रेम होगा, किसी स्पोर्ट्स से प्रेम होगा, किसी आर्ट से प्रेम होगा, तो आप उसमें ज्यादा सीखोगे। तो पहली कंडीशन कि आपको उस चीज से प्रेम होना चाहिए, उस काम को करना, तभी आप सीख सकते हो। और कोई दूसरा वो मतलब तरीका नहीं है। आपको लगा आप मोटिवेट हुए हो? Yes, sir. तो आपका सवाल क्या है? जो चेहरों तक स्माइल्स, मैं जहाँ तक समझा उनका सवाल वो ये कि जो चेहरों तक स्माइल्स, जब आपका काम आप करते हैं तो कभी आपने ऐसा महसूस करा होगा कि आपके काम से किसी और को खुशी मिली और वो सामने वाली खुशी को देखकर, उन खुशियों को, उन चेहरों को, उन मुस्कुराहटों को देखकर आपको वो किक मिली क्या, मतलब और काम करने की? ये तो ऑब्वियस है कि जब हम कुछ भी काम करते हैं जो कि सोसाइटी में चेंज ला रहा है और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग उससे जुड़ रहे हैं, उससे सीख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे शहर में, हमारी आसपास की विसिनिटी में कुछ अच्छा हो रहा है जिसमें हम अपने आप को जोड़ते हैं, दे बिलोंग टू दिस प्लेस। और वहां पर उन्होंने अपना बचपन भी जिया है और उस दौर को भी देखा है जहां पर वो सब साफ थे, अच्छे थे। बहुत सारे बूढ़े लोगों से भी हम मिले, वो हमको बताते थे कि ये इतनी अच्छी जगह थी, यहाँ पर ये सब होता था। अभी भी बहुत सारे ऐसे, जैसे लोटियों का मेला है तो बहुत सारी लेडीज वहां पर जाती है, वो पानी के घड़े लेके और फिर मंदिर में जाती है और एक बहुत बड़ा प्रोसेसन होता है। तो वो लोग सब जो जुड़े हुए थे, उन्होंने जब देखा उस जगह को कि अब ये साफ हो गई है, तो उन्होंने खुद को फिर से कनेक्टेड समझा कि हम वापस सही जगह पे आ रहे हैं और जो नई जनरेशन है वो भी हमारे लिए कुछ सोच रही है और इस जगह के बारे में सोच रही है कि अच्छी जगह है और इसके कोई कुछ यूटिलिटी है। तो इस तरह से उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये बात है कि यंग जनरेशन में इतना ड्राइव नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो कंप्यूटर, मोबाइल और एक जो डिजिटल जिंदगी है उससे ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो वो समय होते हुए भी ऐसे कामों में समय नहीं देते जहां पर उनको फिजिकल वर्क करना पड़े या कुछ मतलब आपकी जैसे बॉडी परफेक्ट नहीं है तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि शरीर से काम करना कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, ब्रेन का यूज लेना ज्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक दे आर कंडीशनड नाउ। उनको लगता है कि मैं मोबाइल पर एक मैसेज भेजूंगा, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आ जाएगा। वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं अगर एक बीज लगाऊंगा तो उसका इम्पैक्ट कब और कैसे आएगा, वो इतना ब्रॉड विजन नहीं है। हमने एक बावड़ी साफ करी थी, वो सत्यनारायण जी की बावड़ी, वो ऐसी थी कि उसमें आप जा नहीं सकते, इतना कचरा था वहाँ। जब हमने साफ करी तो वो छोटे छोटे बच्चे और सब वहाँ पे तैरने के लाए, वहाँ पे स्विमिंग के लाए, तब बहुत अच्छा लगा कि वो लोग। मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था। तो वो ऐसी नहीं थी, वो पहले उसकी जो पहली सिचुएशन थी वो बहुत डिफरेंट थी। जब वो तैरना है तब हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे आप पानी में पैर रख के बैठ सकते हो, बहुत ठंडा पानी है, पूरी गर्मी बच्चे वहां पर तैरते हैं। हम वहाँ पे जाते थे वीकेंड्स में और पूरी कॉलोनी उसका मजा लेती है और इससे सुंदर स्विमिंग पूल नहीं है दुनिया में, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है और बहुत साफ है, बहुत साफ पानी, बहुत साफ है, उसमें कोई क्लोरीनेशन नहीं है क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर है। उस पानी में आप 20 घंटे नहा सकते हो, स्विमिंग पूल में आपको आधे घंटे में सिर दर्द हो जाएगा, इतना फर्क है। और पानी लगभग पीने लायक हो गया।
तो वो एक लगता है हमने कुछ किया है। ये बात अलग है कि उसको जब हम छोड़ देते हैं तो फिर से मतलब उसको टेकअप करके आगे ले जाने वाले लोगों की कमी है, जो उस legacy बिल्कुल को आगे ले जाए। उससे जुड़े रहे। दिस इज एक्चुअली अगर मैं जस्ट पकड़ूं तो दिस इज द मैसेज एक्चुअली। हाँ। इस लेगेसी को आगे, इस लेगेसी को आगे ले जाने वाले लोगों की जरूरत है। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाए, इसलिए हमने उसकी उसके ऊपर काम करें। यूटिलिटी क्रिएट करने का हमने सोचा, जिससे क्या वो खुद ही रन करे। नहीं तो क्या है, लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो खुद रन करे। जैसे हमने साउंड एंड लाइट शो का वो कंसेप्ट दिया था, तो महिला बाग जालना में वो हुआ भी था, वहाँ पे म्यूजिशियंस आए थे, तो एक तरह का डेवलप हुआ था। मतलब उसके बाद वो बिल्कुल ठप पड़ गया। थोड़ा सा लोगों में सोशल अवेयरनेस कम है इस मामले में। चलिए उम्मीद करते हैं इसके बाद काफी लोग, नए लोग आपसे भी जुड़ेंगे और इस चीज को देख के सीखेंगे। बिल्कुल। और हमारा आज का डिस्कशन इन लोगों के लिए मेजर और बाकी बच्चे जो देखते हैं उनके लिए फ्रूटफुल रहे। व्हाट यू टेक फ्रॉम दिस? आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए? कि हमें पौधे लगाने चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए कि सेव द वाटर, प्लांट्स लगाओ। सिटी को क्लीन रखना चाहिए। एंड व्हेन टू स्टार्ट? टुडे ओनली। टुडे। ठीक है। इस कीमती पानी को बचाने के हमें तरीकों पे काम करना है, और जो रिसोर्सेस, इंडिजिनस रिसोर्सेस हमें मिले हैं, हमारे पूर्वजों से मिले हैं, उसे किस तरह हमें संभाले रखना है। कई रिसोर्सेस ऐसे आज हम देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, जिनको हमने हमारे स्वार्थ के लिए नष्ट कर दिया है। जी हाँ, नष्ट कर दिया है। कई ऐसी नदियां हैं, कई ऐसे वाटर रिसोर्सेस हैं जो हम ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जिन्हें हमें बचाए रखने के लिए एक साथ एक मन होकर उन्हें सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, और एक मन होकर काम का उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे इस पॉडकास्ट में ग्रो संस्थान के डायरेक्टर, और ग्रो संस्थान प्लांटेशंस पे वर्क करती है, वाटर रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी पे वर्क करती है, और जोधपुर के आसपास के एरियाज के उन्होंने काफ़ी कार्य करा भी है। अभी स्क्रीन्स पर आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिख रहे हैं। बिल्कुल, जी हाँ, ये इन्हीं के द्वारा किए हुए कार्य हैं और इनकी सराहना हमें करनी चाहिए। पानी की रक्षा करें, हर बूंद को अहमियत दें, सस्टेनेबिलिटी की राह पर चलें, हर कदम में हम साथ चलें। आज का हमारा यही मोटो है। So we are all here to protect our environment and for the better future, for our future generations. Let's work together and find ways for a better tomorrow. So without wasting any time, let us delve into the discussion. सर, आज का हमारा सबसे पहला सवाल है कि जो आपकी संस्था है ग्रो संस्थान, द ग्रो संस्थान, हाउ डज इट वर्क एंड इन व्हाट एरियाज आप क्या काम करते हैं? हमारे संस्थान का नाम ग्रो संस्थान, और हमने इसको सन 2012 में शुरू किया था। और उस समय ऐसा लगता था हमको कि हम यंग लोग थे, मैं अभी भी यंग हूँ, तो हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ करते हैं जो कि प्रकृति के लिए अच्छा हो, और हम सब लोग लगभग नकारा थे और सारे लोग घुमकड़ी टाइप थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा इंक्लिनेशन प्रकृति के तरफ ज़्यादा था। जैसे मेरे माताजी मुझे हर साल घुमाने ले जाते थे पहाड़ों में, और तो पानी से लगाव था। जब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर पानी में दिक्कत है, जोधपुर में पानी की कमी हमेशा रही है, आज भी 3 दिन में एक बार पानी आता है, तो फिर मैंने जो अपने जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं जोधपुर के,
उन पर काम करना शुरू किया, जैसे बावड़ियाँ हैं, जालरा है ना, ये हमारे लोकल हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैं गुलाब सागर है, जब मैं उस तरफ गया, उनको देखा, तो मैंने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो कि वेस्ट हो रहा है और इसकी हमको कभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम पूरी तरह से या तो बारिश पर डिपेंड है या हम कैनाल पर डिपेंड है। कैनाल में मान लो कभी दिक्कत आती है, मान लो अर्थक्वेक आया और टूट गई, मान लो वो दोरों का एरिया है, सारा बहुत लंबा एरिया, और मान लो कुछ हुआ और वो सब पट गई, ठीक है ना, गेट कवर्ड, तो पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी और हमारे पास उस समय पानी नहीं होगा। इवन आप इमेजिन करो पंजाब पानी देना बंद कर दे, क्योंकि पहले भी कावेरी वाटर इश्यू हुआ है ना, तमिलनाडु और कर्नाटक और उनमें हुआ है, तो उन्होंने पानी के कई बार इश्यूज हुए हैं। किसी भी तरह से पानी एक ऐसी चीज है जिसको कि अगर थोड़े दिन भी रोक दिया जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। इस केस में मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, कुछ होता है और पानी बंद हो गया, तो हमको वापस उन्हीं स्ट्रक्चर्स पर रिसॉर्ट करना पड़ेगा, वहीं पे जाना पड़ेगा, वही बावड़ियाँ, वही कुएं, उनको काम में लेना पड़ेगा। लेकिन वो सारे हमने ओवर द टाइम पल्यूट कर दिए, उनमें कचरा डालते हैं, ये वो आपने शायद देखे होंगे, मुझे मालूम नहीं। सबसे लाइव एग्जांपल तो शायद यहाँ सबसे पास में नदी जो पहले बहा करती जोजरी नदी, ठीक है ना, वो अब नाला है एक तरह का, नाला है ना, वो तो नदी है जो कि बहती है, उसको नाला बना दिया है। तो आप इमेजिन करो जो स्टेगनेंट वाटर है उसका हाल क्या होगा, ठीक है ना। तो फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया, उनकी सफाई। बेसिकली कंसेप्ट ये था कि उस पानी को रिवाइटलाइज करना है, पुनर्जीवित करना है, जो कि पीने लायक हो जाए। तो उसके लिए हमको बहुत काम करना था, उस स्ट्रक्चर को साफ करना, कैचमेंट को साफ करना बहुत बड़ा काम है। हमने कोशिश की, लोग जुड़े और काफी लंबे समय तक, मेरे ख्याल से 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। ये कोई छोटा काम नहीं है, आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बावड़ी में जाएंगे तो करीब 150-200 स्टेप्स होते हैं। पानी को लोअर डाउन करना है, फिर वहां से आपको पानी को खींच के लाना है, बाल्टियों में या किसी में भी कीचड़ भर के लाना है, उसको बाहर उड़ेलना है, फिर उसको बाहर डालना है वहां से, क्योंकि वो बेसिकली सिटी के अंदर है, तो वहां से उस कचरे को, कीचड़ को आपको डंप करना है कहीं पर। तो वो एक लंबा काम है, वहां से उसको ट्रैक्टर्स में बढ़ना है, फिर वहां से आगे उसको डिस्पोज ऑफ करना है, वो भी सही जगह होना चाहिए। इस तरह से फिर हमने उस काम को शुरू किया। साथ ही साथ हमने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए और हाँ, उन सब की यूटिलिटी क्रिएट करनी थी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स वापस खराब हो जाएंगे अगर हम उसको काम में नहीं लेंगे, तो वो खराब हो जाएंगे। जब कोई चीज काम नहीं आती है, कोई जगह काम नहीं आती है, तो लोग उस पर कचरा फेंकेंगे या वहां पर वो कुछ भी करते हैं। तो कंसेप्ट ये था कि उसकी यूटिलिटी क्रिएट करनी है। लाइट एंड साउंड तो हाँ, तो वहां पर कुछ म्यूजिक शोज, लाइट एंड साउंड और ये सब तो सब प्रमोशनल वहाँ पे हुआ भी था, बहुत कुछ हुआ वहां वहाँ पे पे, हुआ था, कंसेप्ट कई जगहों पर बहुत कुछ हुआ। अभी भी लोग विदेशी घूमने आते हैं, देखते हैं। कि हमारे अगले कुछ सवालों में वो सवाल भी है कि जो काम आप करते हो बहुत अच्छा काम करते हैं, और वो मैंने उसमें देखा है कि हाँ, वो रिफ्लेक्ट होता है यानी सोसाइटी में। हाँ, नहीं, अभी but भी हमारी तरफ से मतलब एज अ सोशल रिफॉर्म हम एक ह्यूमन हाँ हाँ, नहीं वो होना चाहिए। ऐसा है ना कि मैं कुछ करता हूं, उसका अगर आपको कोई फायदा नहीं मिलता है
तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ खुद के लिए कर रहा हूं, वो मेरा स्वार्थ है। सबको उसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन बेसिकली अभी भी मेरा कंसेप्ट ये है कि वो पानी साफ होना चाहिए। बाद में उसमें सिर्फ फोटोबाजी हुई और वीडियोस बने और फिल्म्स बनी और उसका कोई बेसिकली अच्छा वो रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन अभी भी मैं ये चाहता हूं कि वो पानी साफ होना चाहिए। What is the motivation for the members and volunteers of group? Can you share a real life example? तो दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि आपकी दूरदृष्टि क्या है, कि आप उसको कैसे देखते हो, एक इंटेलेक्चुअल लेवल। एक होता है कि आपको एक वाटर का एक तरह का उसमें क्या प्रेम है, लव है। आप जैसे नदी में नहाना पसंद करते हो या पूल में नहाना पसंद करते हो, इस तरीके से जब आप वहां पे काम करते हो तो बेसिकली आप क्या है, उससे जुड़ते हो एक अलग लेवल पे। आपको महसूस होता है, वो दिखाई नहीं देगा। तो वो क्या आपको अंदर से कोई भी बिना रीजन के आपको आनंद आता है। और आपको हार्डवर्क में हम वैसे भी प्रोफेशनल, हम स्पोर्ट्स पर्सन है तो हमें मजा आता है वो काम करने में। हम वहाँ पे हार्डवर्क बहुत ज्यादा है। आपको वो लेके आना है, वो कचरा फिर ऊपर ले जाके वहां रखना है। हम दोनों ने लगभग काफी 6-7 घंटे हमने उस पर काम किया है रोज, हर हफ्ते में, वीकेंड में। तो इस तरीके से क्या एक वो हार्डवर्क करने का हमारा हमेशा वो रहता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब है ना किलिंग इंस्टेंट और इस टाइप का हमारा थोड़ा वो रहता है। तो हम इस तरीके से ऐसे काम हमें बहुत पसंद है, तो हम अपने इंटरेस्ट है हमारे। इट्स चैलेंजिंग इन फैक्ट, एक चैलेंज भी है इतना साफ करना है 6 घंटे में, 7 घंटे, 6-7 घंटे हम काम करते थे। और जो अचीवमेंट है उससे ड्राइव मिलता है और उससे बहुत ज्यादा लगाव भी है उस जगह से, क्योंकि वो बहुत मेडिटेटिव जगह है, शांत है, ठंडा है। अब वहां जाओगे तो टेम्परेचर लगभग 10 से 15 डिग्री डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो डाउन में है और प्लस क्लोज्ड है, पानी है, फिश है। आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल अलग दुनिया है वो, एक अलग इकोलॉजी में आप रहे। एक एक्वेरियम आप लगाते हो छोटा सा, उसमें आपको अच्छा लगता है, तो बहुत बड़ा एक उसकी भी सफाई करने में हाँ काफी मशक्कत होती। तो फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा सा एक तरीके से जैसा हमारा है कि समझना है तो किस टाइप की फिश वहां रहती है, इकोलॉजी कैसी है, एल्गी क्या है, उसमें कैल्सिनेशन हो रखा है उस पूरे वॉल्स में, किस टाइप की फिश वहां रहती है, कैसे सर्वाइव कर रही है, किस टेम्परेचर में, उनको कैसे बचाना है। साफ कर रहे हैं तो उनको भी बचाना है, क्योंकि वी थ्रो आउट द वाटर, उसके बाद में हम मख निकालते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सारा पानी निकाल देंगे तो मछली कहाँ रहेगी। पानी के लेवल को सेट, पानी तो बहुत सारा है, तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। अब ये साइंस की भी हेल्प लेनी है उधर, कैसे हम उसको है ना रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और कुछ अलग ऐड कर सकते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए। तो पूरा वो एक प्रोसीजर है, हम उसको यूज लेते हैं अलग अलग लेवल पे। तो ये हमारा हेल्प बड़ा इंटरेस्टिंग काम है हमारे। आफ्टर क्लीनिंग मतलब लोगों के रिएक्शंस कैसे रहते होंगे? उनको खाली वो तो उनका दृष्टि क्या है, उनको खाली यूज लेना है उस जगह को। ओके। हर किसी का ऐसा मोटिव नहीं होता है कि उसको दूरदृष्टि देखे कि यार मुझे इसको किस तरीके से, भाई हमने तो देखा कि ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स है, बाद में ये फ्यूचर में काम आएगा किसी के, वो इस तरीके से नहीं। वो उनके लिए एक स्विमिंग पूल है, वो उधर स्विमिंग करेंगे, बस इतना ही है। कई लोगों के लिए प्रोटेस्ट है कि तुम हमारे इधर मत आओ, कई चीजें ऐसा सोशल लेवल पे वो विरोध भी हुआ है, विरोध भी है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं चाहता है कि वो ऐसा हो। डिफरेंट हर्डल्स है हमारे लिए। कोई ऐसा उस एरिया के लोगों को भी तकलीफ होती है कई बार कि आपने कीचड़ हमारे यहाँ फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, ये 3 दिन यहाँ पड़ा रहेगा, आप इमीडिएटली इसको हटाओ, मच्छर हो रहे हैं यहाँ पे। जबकि काम तो उस समय भी पेंडिंग है और बड़ा काम है। बड़ा काम है तो हम ऐसा एक साथ नहीं कर सकते ना कि 7-8 घंटे आप नीचे से ऊपर बाल्टियां ला रहे हो भर भर के और कीचड़ से भरी हुई, और उसी दिन आपने जिसको बाहर फेंका है उसको आप वापस ट्रक में लोड करके और सही जगह पे पहुंचा दो, इतना भी पॉसिबल नहीं है। बेसिकली वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो कोई हमारे लिए हमारा काम नहीं है। बहुत लोग जुड़े भी, जोधपुर फोर्ट से, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट से कई लोग जुड़े, स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स जुड़े,
विदेशों से भी लोग आए, एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम हमने किए, और लेबर उसमें क्या हार्डवर्क बहुत ज्यादा। बड़ी कॉलेजेस भी जुड़ी जो जैसे वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी है, और वो सारे लोग भी हमसे जुड़े, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया और उन्होंने एफर्ट्स भी लगाए। बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम भी किया साथ में जुड़ के, ऐसा नहीं है कि सबने उसको, ज्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने विरोध किया, उनके अपने वो स्वार्थ है, जैसे भी वो है तो वो होता है। मतलब वो हार्डवर्क बहुत है, क्योंकि वो गीला कचरा है, गीला कचरे को उठाने में पानी का भी वेट होता है और उसका मग का भी वेट होता है, दोनों तो हार्डवर्क बहुत है। और ग्राउंड रियलिटी पे हमने काम किया पूरा, रिकॉग्निशन उसका नहीं है मगर हमने पूरा ग्राउंड रियलिटी पे, मतलब किसी को पता नहीं है कई जनों, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे है और वो वहां पे दरवाजा है, किसी को पता भी नहीं है कि इधर बावड़ी। हमने ट्रेस भी की लोकेशन, अपन ने वो ट्रेस करी थी अलग अलग लोकेशन जोधपुर की, जो वाटर स्ट्रक्चर्स है सारे। ओके, इंटरकनेक्टेड कैनाल सिस्टम जैसा है। बिल्कुल 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 नीचे से जुड़े हुए हैं, पूरा एक बहुत बड़ी वाटर लाइफ है पूरे नीचे, जोधपुर के नीचे एक पूरा वाटर वर्ल्ड है जोधपुर में, बहुत बड़ा एक हिस्सा है जिसको कि जोधपुर के लोग नहीं जानते। अगर पानी का लेवल ज्यादा, बारिश ज्यादा हो जाए और पानी का लेवल बढ़ जाए, अगर वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो तो एक तरह का बाढ़ भी आ सकती है। इतना पानी है जोधपुर के नीचे, क्योंकि बेसिकली शुरुआत में तो हमारे पास यही स्ट्रक्चर थे जिसको हम यूज लेते थे, पानी तो बाहर से आता नहीं था, कैनाल तो थी नहीं, लेकिन जब कैनाल आई तो बरसात का पानी भी यहाँ इकट्ठा होता है और कैनाल से जो हम पानी यूज ले रहे हैं वो भी यूज होता है, और वो जो अंदर पड़ा था वो पड़ा ही है। वो एक स्टैग्नेंट वाटर। हाँ, तो अब वो पानी ज्यादा हो गया, इसलिए आपने देखा होगा लो लेवल एरियाज जो है यहाँ पर आजकल अंडरग्राउंड पानी भरता है। आप बाहर की तरफ देखेंगे अंडरग्राउंड तो खुदाना भी अंडरग्राउंड खुदाना रिस्की हो गया, क्योंकि वो सब सीपिन होके नीचे लो लेवल एरियाज में जा रहा है पानी। लेकिन एक दिक्कत है, अगर ऊपर सफाई नहीं है तो नीचे सब वो पॉल्यूटेड पानी जा रहा है, वो एक बड़ी दिक्कत है। जैसे गुलाब सागर है तो गुलाब सागर की सफाई बहुत समय से नहीं हुई, और वहां पर जैसे केमिकली अनट्रीटेड पानी आता है उधर से, सीवेज सीवेज का पानी भी आता है उसमें, और पिछले 3-4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करते हैं, तो उनको भी, वो भी मुझे लगता नहीं है इतना एफर्ट लगाते हैं, ठीक है ना। वो चाहते तो कुछ कर सकते थे। तो अब वो पानी भी सीप इन होके दूसरी बावड़ियों में जाता है, नीचे जैसे पास में जाल रहे हैं बावड़ियां, उनमें जाता है, फिर वहां से वो ग्राउंड वाटर सीप इन होके दूसरी जगह जाता है, तो वो गंदा पानी फैल रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी हम काम में लेते ही हैं बेसिकली। तो क्या आपने कभी मतलब इससे रिलेटेड, जैसे अंडरग्राउंड आपको वाटर आपने बताया स्ट्रक्चर है, तो इससे रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन या किसी तरह का नॉलेजेबल आपने अपने लेवल पे हमने सर्च किया, सब कुछ हमने अपने लेवल पे किया। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि हमने कहीं प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट्स को या जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उनको एक जागरूकता के रूप में पता पड़े कि आपको ये चीज संभालनी है, आपकी धरोहर है। नहीं, इसी तरह से जैसे हम आज बात कर रहे हैं, मैंने बहुत बार बात की है, ओके, बहुत बार बताया भी है साहब। दिल्ली पब्लिक स्कूल सेंटेंस का भी ओके, बाहर से भी, मतलब दिल्ली विल्ली मुंबई से भी काफी बच्चे आते रहते थे। क्योंकि जोधपुर के लोगों, मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, वो आज हाँ, हमें है। पता पड़ रहा है कि आई डोंट थिंक सो इनको भी कुछ आइडिया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी झालरा देखा होगा, नहीं देखा। वही, जाओ आप कभी देखो, हमने अच्छी उसका जगह। पीएच वीएच सब चेक किया, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना, पूरा मतलब साइंटिफिक लेवल पे भी पूरा काम किया, किसका कितना क्या लाइफ है, डिफरेंट टाइप के लाइफ है अलग अलग जगह, इस टाइप से उसका पानी का टीडीएस कितना है, हमको किस लेवल तक उसको लेके आना है, कब ये पानी ड्रिंकेबल हो जाएगा, किस तरह से होगा, कितना एफर्ट है इसमें।
Sir, my next question is what message do you want to convey to the common man of Jodhpur to make it more sustainable and greener? First thing is, what is sustainable for you? Okay, I ask three of you. What is sustainable? How you define sustainable? Resource that we use in future also, that helpful in future, so that हम उस resource को अगर बचाते हैं तो हम future में भी उसका उपयोग कर सकते हैं. उसका मतलब ये हुआ कि what you sustain remains sustainable. आपने जिसको यूज लिया है वो यूज ना हो और बढ़ जाए, यही होगा. मैंने अगर पानी काम में लिया और आपके लिए नहीं छोड़ा तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं है. मैं अगर आज दुनिया का सारा पानी काम में ले लूं तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है. मैं सारी जमीन काम में ले लूं तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है. लेकिन पानी तो मुझे पीना पड़ेगा. मैं इस कारण से पानी नहीं छोड़ सकता हूं कि आप क्या पियोगे, है कि नहीं. पानी तो मुझे पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से आपके लिए पानी छोड़ना पड़ेगा या नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, जनरेट करना पड़ेगा कुछ. तो कोई भी चीज जैसे मैं यूज ले रहा हूं तो उसका एक रिप्लेसमेंट रेट होता है. आपने एक पेड़ को काटा, आपने फर्नीचर बनाया, ठीक है, तो वो पेड़ खत्म हो गया. लेकिन आप अपने बच्चे के लिए एक की जगह 5 पेड़ लगा के जाओगे तो वो सस्टेनेबिलिटी है. उसके पास में भी एक पेड़ है जिससे कि वो फर्नीचर बनाएगा और 4 पेड़ है जिससे वो ऑक्सीजन लेगा. सो दैट इज सस्टेनेबिलिटी. तो अब चीज ये है कि मैं ये सोचता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो आपके लिए अवेलेबल हो. तो जैसे मैं सोचता हूं कि मैं पानी को साफ रखूं, मैं खूब सारे पेड़ लगाऊं, मैं खूब सारे फ्रूट्स लगाऊं, तो हो सकता है मैं आज से 50 साल और जीवित रहूंगा, लेकिन आपको तो मिलेगा खाने को. तो मेरा विजन ये है कि मैं चला जाऊंगा लेकिन आप 5 आदमियों को कुछ खाने के लिए छोड़ के जाऊंगा. मैंने भी आम खाया लेकिन आपको भी आम मिलना चाहिए. वो सस्टेनेबिलिटी है. तो विजन यही है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया हो कि हमने पानी साफ किया है, हम पानी कंज्यूम करते हैं, तो ये पानी जो है वो मेरी फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल है. अगर हम कल चले भी जाएंगे तो कम से कम गाली नहीं देंगे कि यार सब यूज लेके चले गए और जितना था उसको पल्यूट करके चले गए. अब हमारे पास मूर्ख लोग थे, कुछ छोड़ा ही नहीं, है कि नहीं. जैसे हम फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि हम सस्टेनेबल हो सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो करना आसान नहीं है. हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसके अंदर हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगा लिया है खुद के ऊपर कि हमको इस कंडीशंस में रहना है. हम उससे दीगर कुछ नहीं सोच रहे. जैसे आप अभी छोटे हो, आप क्या सोचते हो कि आप अगले 30 साल में क्या करोगे? आपके सारे जवाब कंडीशनड होंगे. जो आपके टीचर्स ने सिखाया है, जो आपके पेरेंट्स ने सिखाया है,
लेकिन उसमें आपका कुछ नहीं होगा। अब इस सोच के अंदर आपको खुद को डालना पड़ेगा। यू हैव टू फिट योर सेल्फ। अब इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी आती है। आप ये कहते हो कि नहीं, मैं पानी के लिए काम करूंगा, मैं प्रकृति के लिए काम करूंगा, मैं एनवायरनमेंट के लिए काम करूंगा, मैं दुनिया के लिए काम करूंगा, मैं त्याग करूंगा, वो सब। लेकिन वो सब आपके स्कूल कॉलेज में घर में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो आपको कहेंगे कि आप पढ़ाई करो, आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, और आप अपना कंट्रीब्यूशन बाद में धन से दे देना, ठीक है ना। किसी को जरूरत होगी तो उसको 20,000 रुपया दे देना, वो तुम्हारे लिए काम करेगा। लेकिन आप कब करोगे? 30 साल बाद, जब आपके पास धन आएगा। अब बुआ जी के मूछें होती तो काका जी कहलाते। अब वो है नहीं, हुआ नहीं, कोई जरूरी है नहीं, हो ही जाएगा। लेकिन जो काम अभी आप कर सकते हो फिजिकली, ठीक है ना। मैं अगर आपको कहूंगा पेड़ लगाना है तो 2 फीट बाई 3 फीट का आपको खड्डा खोदना पड़ेगा। लेकिन जब मैं अगर आप 60 साल के हो जाओगे और मैं कहूंगा आप खोद दो, तो आप कहोगे ये लो 20,000 रुपये खोद देगा वो आदमी। लेकिन तब देर हो जाएगी। इसलिए जब आप यंग हो, उस अवस्था की एक वैल्यू है, इस समय की एक वैल्यू है। अभी आप 15 साल के हो तो 15 साल की उम्र में जो काम अच्छा कर सकते हो उसको अच्छा करो। उसको इसी समय आप अच्छा कर सकते हो, उसको बाद में उसको नहीं कर सकते आप। तो अभी से शुरू करेंगे तो वो बड़ा होगा। तो जहां पर ये प्रश्न है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, पहली चीज ये है कि हमारी सोच में सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, एक विचार में सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि वी कैन चेंज। मैं आज शुरू करूंगा तो 20 साल में पता नहीं क्या कर दूंगा, ये एक विचार होना चाहिए। विचार ये नहीं होना चाहिए कि मैं 20 साल बाद करूंगा तो मैं कर लूंगा, मैं ज्यादा एबल होऊंगा, कोई जरूरी नहीं है। अभी आप कर सकते हो, शुरुआत करें। तो आप जो कह रहे थे कि ये सोसाइटी में कैसे रिफ्लेक्ट होता है या वो किस तरह से देखते हैं और उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो मैं एज ए स्टूडेंट आपको बताता हूं। आप आज से शुरू करें, एक पौधा लगाएं, धनिया ही लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पानी बचाने की कोई मुहिम करें, प्लास्टिक हटाने का। आप खुद देखो, आप खुद कितने सस्टेनेबल हो। मैंने 20 साल में एक कपड़ा नहीं खरीदा, मैं वैसा ही हूं शरीर से। आप इससे पूछ लो, मैंने 20 साल में कोई कपड़ा नहीं खरीदा, ऐसा ही है। ये सब कपड़े मेरे पुराने हैं क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। हम बिला वजह मॉल जाते हैं और खरीद के लाते हैं सामान, क्योंकि हम दिन भर आंख से देखते हैं, उनमें एक अट्रैक्शन है, उसके कारण हम सब लोग ढूंढते हैं सारी चीजें। वांट वर्सेस नीड। हाँ, तो बहुत सारी चीजों की हमको जरूरत नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू लर्न, हाउ टू रिजेक्ट, नॉट टू सिलेक्ट। सिलेक्शन के लिए पूरी दुनिया है, आपको एक से एक सुंदर चीजें दुनिया में दिखेगी। आर्ट है रिजेक्शन, आप कैसे रिजेक्ट करते हो। और जब रिजेक्ट करना सीख जाओगे तो आप सस्टेनेबिलिटी सीख जाओगे। मुझे जरूरत नहीं है, लाइफ रिमेन सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा होगा तो संभालना भारी पड़ेगा, मैनेज करना भारी पड़ता है। कम को आप मोल्ड कर सकते हो, पैबंद लगा के काम चला सकते हो। आप सीख जाते हो कि किस सिचुएशन में किस चीज को कैसे काम में लेना है। एक कपड़े को हम कई तरीके से काम में ले सकते हैं। हम नई चीज लाएंगे तो उसमें फिर नयापन होगा, लेकिन और कुछ नहीं होगा उसमें कोई आर्ट नहीं होगी। पुराने लोग देखो आप कितना हर चीज को काम में लेते थे।
कपड़े को पोछे तक, पोछे से पता नहीं क्या क्या बना है कि नहीं। रीयूजिंग भी एक पार्ट आ गया। रीयूज करना है, रिसाइकल करना है, वो सब है, लेकिन करना कब है? आज से। देयर इज नो टुमारो। लॉजिकली सिर्फ क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं, हाँ। ये बच्चे पढ़ लेते हैं, ट्रिपल आर। हाँ, देयर इज नो टुमारो। आज अभी मना तो हमेशा अवेलेबल है। When you don't do anything, no is there. जब किया ही नहीं तो हुआ क्या? जब करोगे तो कुछ तो होगा, कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। नहीं करेंगे, फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो वो भी कुछ यूजफुल नहीं है। तो आज से शुरू करो। एसी चल रहा है, जरूरत नहीं है, बंद करो। हाँ बिल्कुल, आप मानोगे नहीं, मैं पंखा नहीं चलाता हूं। मैं पंखा नहीं चलाता, मैंने मेरी बॉडी को वैसे ही यूज टू कर लिया, हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप आदत डाल लोगे, हो जाएगा। हम कितना ऐड करते हैं, आप सोचो। आप एक कार चलाते हो तो कितना CO2 ऐड करते हो, आप सोचो। आप गाड़ी चलाते हो, कितना CO2 ऐड करते हो, कितना मीथेन ऐड करते हो। आप एसी चलाते हो, कितना डिप्लीशन होता है, वो सोचो। फिर आप ये सोचो कि आपके हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट क्या है। आपकी हेल्थ लगातार डिटीरियोरेट होती जाती है। आप जितनी सुविधा उपयोग में लोगे उतनी ही खराब होता जाएगा। शरीर आराम के लिए बना ही नहीं है। जीभ थकती है कभी? आपने कभी बोला मेरी जीभ बीमार है? क्योंकि जीभ दिन भर बोलती रहती है, उसको पता ही नहीं है क्या होता है। हमारा शरीर यूज करने के लिए बना है, लेकिन हम आराम ढूंढते हैं। दुनिया में झगड़ा ही विश्राम का है। पैसे कमाओगे, क्या करेंगे? आराम करेंगे। तो अभी आराम ही कर रहे हो ना, क्या है? एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मेरा एक पर्सनल सवाल रहेगा। हाँ। कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, हाँ, काम से हटके कितना मुश्किल होता है इस काम को अंजाम देना? कुछ मुश्किल नहीं होता है। लाइक ये इंटरेस्ट है। ठीक है, हम जैसे मैं स्टूडेंट था, अभी मैं जॉब में हूँ। मैं स्टूडेंट था जब मैं छोटा सा इनके साथ नहीं हूँ, तो तब से हम वो काम कर रहे हैं। एक जैसे मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हूँ, तो मैं तब से वो काम कर रहा हूँ साथ में। ओके। एक तरह का वो एक एड ऑन हो जाता है। हार्डवर्क, आपकी फिटनेस इंप्रूव हो रही है, कई चीजें हैं, आप कई चीजों से जुड़ रहे हो, आपकी फिटनेस इंप्रूव हो रही है, आपको नॉलेज हो रही है प्लांट्स की, इकोलॉजी की, साइंस बढ़ रहा है। तो बेसिकली एक तरह की वो एजुकेशन ही है। उसको हम बंद कमरे में पढ़ रहे हैं या बाहर पढ़ रहे हैं, दोनों इससे ज्यादा वहां सीखने को मिलता है। क्योंकि आप साथ में आपके एक्सपीरियंस हो रहा है, आप खुद हाथों से कर रहे हो, और वो बहुत ज्यादा क्या आपको जोड़ता है। पानी, हवा, बहुत सारी चीजें अलग अलग लेवल पे वो आपको जोड़ रही है। तो आपकी एक क्लींजिंग होती है, आपकी बॉडी की क्लींजिंग होती है, आपका माइंड फ्रेश होता है, कई चीजें आप थोड़ा सा शांत होते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो कई बार मैं भी क्रिकेट खेलता, तो वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि जब हम लोग अपना कार्य छोड़कर वो मतलब एक ऐसा काम में सहयोग देने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है कि यार काम का भी प्रेशर है, ये भी डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है। बेसिकली पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है जीवन में। आप किसी काम को सेलेक्ट कैसे करते हैं, प्रायोरिटी के साथ। जैसे मैंने मान लो, हमने नेचुरल रहना और इस तरीके का थोड़ा ट्राई किया, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इस तरीके का। ऐसे तो प्रोफेशनल मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मगर प्रायोरिटी था कि यार उससे अच्छा लगता है कि थोड़ा ही काम कर लिया, एक रिलैक्स हो जाए। एक सिंपल वे ऑफ लिविंग ज्यादा उस पर डिपेंड करता है कि आपको, नहीं तो हम जैसे ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा ये करना है, वो करना है, तो फिर आप ये काम नहीं करते, क्योंकि आपका ब्रेन में आप जीरो, आप इधर तो हो ही नहीं। इसलिए तो वो क्या है, बहुत मैटर करता है आपका क्या विचार है जीवन के प्रति, वो डिपेंड करता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर आज, प्रिया पूछेगी लास्ट क्वेश्चन। Can you share some experience where your work has spread smiles, and do those smiles give you a kick of motivation?
इतनी सारी बातचीत में आपने ऐसा कुछ देखा? आप क्या सोचते हो? ऐसा कुछ आपको लगा कुछ मोटिवेशन? मतलब हमने जो बात करी, हमने जो उस तरीके से उस काम को जिस तरीके से किया, वो एक डिफरेंट अप्रोच है काम में। जब हम वो करें, अभी जब बात में इतना अच्छा लग रहा है, जब हम वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली करेंगे तो वो कितना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप उसमें रिसर्च भी कर रहे हो, साइंस का भी यूज ले रहे हो, आप उसको अलग लेवल पे सोच रहे हो, आप उसको है ना क्या बोलते हैं फिजिकल भी कर रहे हो, मेंटल भी कर रहे हो, सब चीजें एड ऑन हो रही है। आप सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हो, आपको पब्लिक डीलिंग आती है, आपको मैनेजमेंट आ रहा है कि भाई आपको कैसे गवर्नमेंट के साथ कैसे मैनेज करना है चीजों को। तो कई चीजें उसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। आप मतलब सीख जाते हो, आपको पढ़ाई बुक्स में नहीं, उसी में ही सीख जाओगे आप काफी। प्लस इंटरेस्ट होगा तो आप जिसमें इंटरेस्ट होता है या जिससे आपको प्रेम होता है उस चीज को आप बहुत ज्यादा सीखना चाहते हो कि करोगे। अगर पढ़ाई से आपको प्रेम नहीं है तो आप कभी भी उसको बोझ ही बनाओगे, मगर आपको जब उसको प्रेम होगा, किसी स्पोर्ट्स से प्रेम होगा, किसी आर्ट से प्रेम होगा, तो आप उसमें ज्यादा सीखोगे। तो पहली कंडीशन कि आपको उस चीज से प्रेम होना चाहिए, उस काम को करने, तभी आप सीख सकते हो। और कोई दूसरा वो मतलब तरीका नहीं है। आपको लगा आप मोटिवेट हुए हो? Yes, sir. तो आपका सवाल क्या है? जो चेहरों तक स्माइल्स, मैं जहाँ तक समझा उनका सवाल वही है कि जो चेहरों तक स्माइल्स, जब आपका काम आप करते हैं तो कभी आपने ऐसा महसूस करा होगा कि आपके काम से किसी और को खुशी मिली, और वो सामने वाली खुशी को देखकर, उन खुशियों को, उन चेहरों को, उन मुस्कुराहटों को देखकर आपको वो किक मिली क्या, मतलब और काम करने की? ये तो ऑब्वियस है कि जब हम कुछ भी काम करते हैं जो कि सोसाइटी में चेंज ला रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग उससे जुड़ रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे शहर में, हमारी आसपास की विसिनिटी में कुछ अच्छा हो रहा है, जिसमें हम अपने आप को जोड़ते हैं, दे बिलोंग टू दिस प्लेस। और वहाँ पर उन्होंने अपना बचपन भी जिया है और उस दौर को भी देखा है जहाँ पर वो सब साफ थे, अच्छे थे। बहुत सारे बूढ़े लोगों से भी हम मिले, वो हमको बताते थे कि ये इतनी अच्छी जगह थी, यहाँ पर ये सब होता था। अभी भी बहुत सारे ऐसे, जैसे लोटियों का मेला है तो बहुत सारी लेडीज वहाँ पर जाती है, वो पानी के घड़े लेके और फिर मंदिर में जाती है, और एक बहुत बड़ा प्रोसेसन होता है। तो वो लोग सब जो जुड़े हुए थे, उन्होंने जब देखा उस जगह को कि अब ये साफ हो गई है, तो उन्होंने खुद को फिर से कनेक्टेड समझा कि हम वापस सही जगह पे आ रहे हैं, और जो नई जनरेशन है वो भी हमारे लिए कुछ सोच रही है और इस जगह के बारे में सोच रही है कि अच्छी जगह है और इसके कोई कुछ यूटिलिटी है। तो इस तरह से उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये बात है कि यंग जनरेशन में इतना ड्राइव नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो कंप्यूटर, मोबाइल और एक जो डिजिटल जिंदगी है उससे ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो वो समय होते हुए भी ऐसे कामों में समय नहीं देते जहां पर उनको फिजिकल वर्क करना पड़े या कुछ मतलब आपकी जैसे बॉडी परफेक्ट उनको, नहीं है तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि शरीर से काम करना कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, ब्रेन का यूज लेना ज्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक दे आर कंडीशनड नाउ। उनको लगता है कि मैं मोबाइल पर एक मैसेज भेजूंगा, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आ जाएगा। वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं अगर एक बीज लगाऊंगा तो उसका इम्पैक्ट कब और कैसे आएगा, वो इतना ब्रॉड विजन नहीं है। हमने एक बावड़ी साफ करी थी, वो सत्यनारायण जी की बावड़ी, वो ऐसी थी कि उसमें आप जा नहीं सकते, इतना कचरा था वहाँ। जब हमने साफ करी तो वो छोटे छोटे बच्चे और सब वहाँ पे तैरने के लाए, वहाँ पे स्विमिंग के लाए, तब बहुत अच्छा लगा कि वो लोग, मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था। तो वो ऐसी नहीं थी, वो पहले उसकी जो पहली सिचुएशन थी वो बहुत डिफरेंट थी। जब वो तैरना है तब हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे आप
पानी में पैर रख के बैठ सकते हो, बहुत ठंडा पानी है। पूरी गर्मी हम बच्चे वहां पर तैरते हैं हम वहाँ पे जाते थे वीकेंड्स में, और पूरी कॉलोनी उसका मजा लेती है, और इससे सुंदर स्विमिंग पूल नहीं है दुनिया में, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है और बहुत साफ है, बहुत साफ पानी। बहुत साफ है, उसमें कोई क्लोरीनेशन नहीं है, ओके क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर है। उस पानी में आप 20 घंटे नहा सकते हो, स्विमिंग पूल में आपको आधे घंटे में सिर दर्द हो जाएगा, इतना फर्क है। और पानी लगभग पीने लायक हो गया। तो वो एक लगता है हमने कुछ किया है। ये बात अलग है कि उसको जब हम छोड़ देते हैं तो फिर से मतलब उसको टेकअप करके आगे ले जाने वाले लोगों की कमी है, जो उस legacy बिल्कुल को आगे ले जाए, उससे जुड़े रहे। दिस इज एक्चुअली अगर मैं जस्ट पकड़ूं तो दिस इज द मैसेज एक्चुअली। हाँ। इस लेगेसी को आगे, इस लेगेसी को आगे ले जाने वाले लोगों की जरूरत है, इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाए, इसलिए हमने उसकी उसके ऊपर काम करे। यूटिलिटी क्रिएट करने का हमने सोचा, जिससे क्या वो खुद ही रन करे। नहीं तो क्या है, लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो खुद रन करे। जैसे हमने साउंड एंड लाइट शो का वो कंसेप्ट दिया था, तो महिला बाग जालरा में वो हुआ भी था, वहाँ पे म्यूजिशियंस आए थे, तो एक तरह का डेवलप हुआ था। मतलब उसके बाद वो बिल्कुल ठप पड़ गया। थोड़ा सा लोगों में सोशल अवेयरनेस कम है इस मामले में। चलिए उम्मीद करते हैं इसके बाद काफी लोग, नए लोग आपसे भी जुड़ेंगे और इस चीज को देख के सीखेंगे। बिल्कुल। और हमारा आज का डिस्कशन इन लोगों के लिए मेजर और बाकी बच्चे जो देखते हैं उनके लिए फ्रूटफुल रहे।